संजय लीला बंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। क्या पाकिस्तान में हीरा मंडी जैसे मौजू पर फिल्म बनाई जा सकती है? और अगर ये फिल्म बनाई गई तो ये क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, अब कुछ समय पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई थी बाय नेटफ्लिक्स एंड बाय संजय लीला भंसाली जी कि भाई आने वाले दिनों में एक हीरा मंडी करके एक मूवी बनाई जाएगी। अब हीरा मंडी जो है वो जो जगह है वो पाकिस्तान के लाहौर में है, मतलब उसके आसपास कहीं होगी। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों को दिक्कत इसीलिए लगती है कि भाई उनको ये लगता है कि हमको कैसा यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाएगा। अब देखिए, आपने जो किया है ना वो भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है। जैसे उनको वो पद्मावत मूवी अच्छी लगी थी लेकिन उसमें खिलजी का रोल अच्छा नहीं लगा था। हम मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया। उनका कहना यही था, क्योंकि मैंने उस समय भी पाकिस्तान के कई सारे रिएक्शंस देखे थे। अब उनका कहना ये था कि भाई हमने मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया। अभी भाई हिस्ट्री है, तक्षशिला 6 महीने तक जलती रही थी, ठीक है। कई सारे मंदिर आज भी पाए जाते हैं कि अगर उसमें थोड़ी साफ सफाई की जाती है किसी जगह पर या फिर किसी मस्जिद में तो नीचे दिखता है कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर था और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। तो कहने का मतलब यह है कि देखते हैं ये मूवी या फिर जो भी सीरीज़ है कि मूवी है जो भी देखते हैं आने वाले दिनों में कब रिलीज़ होती है और उसमें कंटेंट क्या है और उस समय पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। संजय लीला बंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये नाम गूंजता है। ऐसी ऐसी फिल्में बना चुके हैं, कमाल के मास्टरपीसेस संजय लीला बंसाली बना चुके हैं, जिसमें पद्मावत शामिल है, जिसमें बाजीराव मस्तानी शामिल है। लेकिन अब इनको शौक चढ़ा है डिफरेंट मूवी करने का। तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। अच्छा, एक चीज जो इनकी हालिया फिल्मों में नुमाया होती जा रही है वो ये है कि इनको न जाने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शौक चढ़ा है। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो। और ये जो इनके होते थे राजपूत राजे, वो बड़े ही महजब सलीके वाले, तो एहतराम देने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, बहादुर, हाँ जी। और जो मुसलमान है उसकी तरफ मुसलमान हुक्मरान वो उजड़ जाहिल। तो लाहौर की हीरा मंडी पर संजय लीला बंसाली एक मूवी बनाने जा रहे हैं। आलिया भट्ट इसमें लीड किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या और माधुरी को भी कंसिडर किया जा रहा है कि वो भी एक और किरदार में वहां पर सामने आए। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। उसके साथ ही मुझे 2 मिसालें मेरे जहन में आ गई। एक फिल्म दुर्ज की, दूसरी फिल्म जिंदगी तमाशा। फिल्म दुर्ज जो कि पाकिस्तान की एक हकीकी कहानी पर मबनी फिल्म थी, जिसके अंदर दिखाया गया था कि आदमखोर इंसानों का गोश्त खाते हैं। बाद में पाकिस्तान में उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए। दूसरी फिल्म जिंदगी तमाशा, जिसके एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसके बाद एहतजाज हुआ, ट्रेलर को यूट्यूब से हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया, बात अदालत तक चली गई। सेंसर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी। फिल्म के हिदायतकार सरमद खुसट ने वज़ीर आज़म तक से भी इसकी अपील की कि फ़िल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी जाए। फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई महीनों बाद बिल आखिर फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त मिली। लॉकडाउन के बाद सिनेमा घर बंद हैं, फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं की जा सकी। बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बना क्यों लेता है? अगर संजय लीला बंसाली की बात की जाए तो उनकी एक और आने वाली फिल्म है गंगूबाई, जो कि तवाइफों की ज़िंदगी पर मबनी है। क्या पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बनती हैं या बनी हैं, या अगर बनेंगी तो लोग देखना चाहेंगे या उन्हें इजाज़त मिलेगी? ये कई सवालात हैं। बॉलीवुड में अगर बात की जाए तो बॉलीवुड हर तरह की फिल्में भी बनाता है और ज़ाहिर है प्रोपागंडा भी करता है। प्रोपागंडा की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे कि उन्होंने एक वेब सीरीज़ बार्ड ऑफ ब्लड में दिखाया
पाकिस्तानी फिल्म बॉर्डर में दिखाया कि उन्होंने झूठ पर मबनी कि ये उन्होंने ये कर दिया और पाकिस्तान में वो कर दिया। इसी की एक मिसाल लाहौर में वाक़ हीरा मंडी है। जो लोग कहते हैं कि हीरा मंडी नहीं है, ख़त्म हो गई, ये भी गलत है। हीरा मंडी थी, हीरा मंडी है। तो हमें अपनी सोसाइटी में इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह की जो हमारी हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में हीरा मंडी जैसे मौजू पर फिल्म बनाई जा सकती है, और अगर ये फिल्म बनाई गई तो ये क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है? आपको पता ही है लाहौर की हीरा मंडी का एक रेड लाइट एरिया है। पूरा एक इलाका जो है जो मशहूर था कि यहाँ पे तवाइफें होती थी, यहाँ पर मुजरा होता था, यहाँ पर रक्स हुआ करता था। एक जमाना था, मैं उसको आज से कोई 100 साल पहले कह लें, या बल्कि शायद 100 भी नहीं, 70-80 साल पहले कह ले। इस जमाने में जब यहाँ पर रक्स वक्स हुआ करता था तो इसको आर्ट भी, कल्चर भी है वो नाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन खैर इसको आप यूं कह सकते हैं कि फिर भी ये रेड लाइट एरिया था। शरीफ लोग यहाँ पर अव्वल तो जाया नहीं करते थे, और अगर किसी का शौक होता भी था जाने का तो वो अपना मुंह छुपा के, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा कर जाया करता था। अब इसमें दिखाया क्या जाएगा? इसमें दिखाया जाएगा कि हीरा मंडी में जो वर्कर्स जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती है, वो कैसी जिंदगी होती है वो दिखाया जाएगा। अब अगर तो मुझे नहीं पता स्टोरी एग्जैक्टली क्या होगी इसकी, क्योंकि अभी तक कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। हाँ, अगर थोड़ा पुराना जमाना दिखा रहे हैं तो फिर यस, उसमें जैसे कि हम देखते थे, वो आपको याद होगा मूवी थी पाकीज़ा, उसमें वो क्या गाना था, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, इस तरह के गाने, वो जो पूरा मंजर था वहां पे कोठों का और तवाइफें और वो मंजर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो हाँ, हीरा मंडी में एक जमाने में वो सब कुछ हुआ करता था। संजय लीला भंसाली एक अच्छा फिल्म मेकर है, मुझे बास चीजों पर एतराज है, वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मगर अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए, ही इज एन एक्सीलेंट फिल्म मेकर। इनकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कमाल होता है और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर ये मूवी ये बनाता है हीरा मंडी पे तो ये बंदा इसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। भारतीय मीडिया पर एक खबर सामने आती है जिसमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली लाहौर में वाक़े बदनाम ज़माना कहें या मशहूर ज़माना कहें, हीरा मंडी के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं। जहाँ नई कानून साजी हुई है और इस कानून के बाद फ्रांस के हुकाम को, जिसके मुताबिक घरों में जो मुसलमान बच्चों को कुरान की तालीम दी जा रही है उस पर भी चेक होगा क्या पढ़ाया जा रहा है। मदारस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं उनके अंदर भी एक ऐसी जो है निगरानी, कड़ी निगरानी होगी और जो रियासत मुकर्रर करेगी वो पढ़ाया जाएगा। क्या वाकई ही पाकिस्तान की इस बहस का पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करेगा तो उससे क्या हो रहा है कि उससे मगरब के साथ पाकिस्तान का खिंचाव पैदा हो गया है। अभी देखें कि फ्रांस के अंदर जब वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आई और मुसलमानों के बारे में कानून साजी हो रही है, तो जब इस तरह की इमरान खान साहब बात करते हैं तो बेसिकली इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, मैं ये समझता हूं, उसका फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो तो इस्लामोफोबिया की बात ही नहीं करते, वो तो इसको डिस्कस नहीं करते। जबकि इमरान खान साहब जो कि पहले ही उनका जो एक स्टांस है यूरोप और अमेरिका में, वो उनको एक जो उस पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिक्टेटर थे मुशर्रफ साहब, वो कहा करते थे ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है। इमरान खान साहब को तालिबान खान भी कहा जाता रहा और बहुत कुछ कहा जाता रहा। तो एक उनका जो इमेज है मगरब में को इतना उस तरह वो पॉजिटिव नहीं ले रहे। बहुत सारे लोगों से बात भी की है इस हवाले से और उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में खामोश रहता है, चाइना में भी तो इस्लामोफोबिया है, तो हम मगरब को क्यों टारगेट करते हैं और चाइनीज के सामने हम खामोश रहते हैं? हम इंडिया को तो टारगेट करते हैं लेकिन चाइना के सामने हम खामोश रहते हैं। सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान साहब को, उनको अगर तो इस्लामोफोबिया की बात करें तो आप इन सबका नाम लें। जब आप सिलेक्टिवली नाम लेंगे तो वो कहेंगे ये आपका क्या तरीका कार है, जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर तो आप नहीं बोलते। सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ना नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुसलमानों की जंग लड़ना नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त आलम इस्लाम की जंग लड़ना और आलम इस्लाम का मुकदमा दुनिया के साथ पेश करना नहीं है। वजह यह है, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, बड़े बला के आदमी थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने फ्रेंच पे कुरान शरीफ का तर्जमा किया है, अकेले वहां रहते थे, मैं कमरा देखा है मैं उनको वहां जाकर। उनकी मेहनत इतनी बड़ी थी कि हर रोज 3 से 4 फ्रेंच मुसलमान हो रहे थे।
अच्छा, और कहा जाता था कि फ्रेंच विल बी द नेक्स्ट कंट्री जहाँ जहां मुसलमान शरीयत बहुत हैं। शरीयत नाफिज हो सकती है। अच्छा, ये बकायदा वो जो सर्वे था पीयू का 2007 में आया था कि यूरोप में पहला मुल्क ऐसा है फ्रांस कि जहां किसी न किसी दिन शरिया लॉ नाफिज हो जाएगा। कितनी तेजी से मुसलमान इसी बढ़ तरह रहे हैं। 3 से 4 लोग रोजाना, 50 लाख की इस वक्त तादाद है मुसलमानों की वहां पर। 50 लाख। 50 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शहरों में कंसंट्रेट करते हैं और शहर जिसके पास हो वही होते हैं। 5 मिलियन मुस्लिम। अच्छा, इन कवानीन के बाद क्या होगा? अच्छा, 50 अब और कानून में सिर्फ इस्लामिज्म नहीं, उसने इस्लाम को बराबर टारगेट किया है कि निकालो फ्रेंच एम्बेसडर को। यार जी को तुक है, लेकिन नहीं जाएंगे। वो भी 20 अप्रैल तक इमरान खान भी मोहलत लेके बैठा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी कुछ क्रोनी रहते हैं कि जिनके पेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इतनी तकलीफ उठती है, इतनी तकलीफ उठती है कि उन्हें अल्सर हो जाता है। ना जुबान का भी अल्सर होता है, और चूंकि बोल सकते नहीं है तो पेट का अल्सर तो उन्हें जरूर होता है। कहें फ्रेंच एम्बेसडर चला जाएगा, हमारी जनाब बरामदात में कमी आ जाएगी, हमारा फलां में तुम्हारी तुम पे सूद की लानत वैसे बरस रही है, तुम पे कर्जों की लानत वैसे बरस रही है, तुम दुनिया में जलील और रुसवा वैसे तुम हो, और तुम समझते हो कि तुम इज्जत हासिल कर लोगे 4 शर्टें बेच के, 3 जुराबें बेच के, 5 शूज बेच के तुम्हें तौकीर मिल जाएगी। थूकते नहीं है तुम्हारे मुंह के ऊपर वो लोग। एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान हो तो सोसाइटी अच्छी होती है, वहां 2 बूढ़ों के ऊपर 3 नौजवान रह गए हैं। और मुसलमान तो कहते हैं नहीं, हम तो बच्चे पैदा करेंगे। वो उनके ये अब मसला यह है कि इस इतने बड़े इशू के ऊपर पाकिस्तान, आपको पता है कि 88 चैनल है पाकिस्तान के, कोई एक बोला यार? अभी फ्रांस के अंदर फैशन शो आ रहा होगा ना तो इनकी लीडें लगी होंगी, लगती है। अभी फ्रांस के अंदर ये फलाना जो आज है ना कि उसको पकड़ा गया था, सदर जो है वो उससे मेड के साथ हरकतें करते हुए, इनकी फर्स्ट लीड बनी होगी। लेकिन इतना बड़ा इशू हो गया उम्मत मुसलमान का, कोई नहीं बोलेगा। उस शहर में रहते रहे हैं, उस मुल्क में रहते रहे हैं, और फिर ये कहते हैं सैयदुल अंबिया से मोहब्बत है, हमें उनसे अकीदत है। डूब मरना चाहिए इंसानों को। क्या करनी है इन्होंने जिंदगियां जिसमें पूरा दिन आप सैयदुल अंबिया के कार्टून देखते रहे। मैंने तो दूर से सुना है और मेरा खून खोलता है। और जिन्होंने वहां उम्र गुजारी है, जिनके वहां घर हैं, जिन्होंने वहां उनकी मलकियत है, ये क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत के मंतज़र हो। देखिए, आप सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद जाहिर हो गया। एक तो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, नोटोरियस कैरेक्टर अजीत डोवल, वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता है कि जहाँ कहीं भी कोई एक जिहादी जाएगा तो उसकी सबसे पहली मानसिकता वही होगी कि पहले वहाँ पर सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट से जो बेनिफिट हो, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो सेक्युलर गवर्नमेंट है, मोस्टली नहीं 100%। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पर बेनिफिट्स लिए जाए, और उसी बेनिफिट्स के धीरे धीरे चलते चलते जब उनकी मेजोरिटी होना शुरू हो जाए तो आसपास के एरिया में न्यूसेंस फैलाना शुरू कर दे। और फिर उनका टारगेट यही होता है कि रोज़ किसी न किसी को मुसलमान बनाया जाए या फिर कहे कि जिहादी बनाया जाए, और फिर उनको ही उनके ही कंट्री में उनका इस्तेमाल करके दूसरों को बताएंगे कि देखिए ये पहले इस कंट्री, ये पहले आपका सिटीज़न था, फ्रेंच था, या फिर जो भी कहे आप, क्रिश्चियन था, जो भी था, और अब वो भाई सब कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए तो आप भी हो जाइए। यही टारगेट होता है। और जब इस टाइप की सिचुएशन या फिर इस टाइप के षड्यंत्र पर जब वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, तो फिर ये जो है ना वो कार्ड निकाल लेते हैं। कौन से ATM डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा आता है ना सिंपैथी कार्ड, तो वो कार्ड निकाल लेते हैं और फिर खिलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया है, इंडिया के अंदर है, तो हम बोलते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। बुनियादी तौर पर यह वाकया क्यों हुआ और इसका हदफ कौन थे, और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की। और जो टारगेट थे
वो इसके चाइनी जो डेलीगेशन जिसमें आला अफसरान थे चाइना के, और इसमें पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर, ये बुनियादी तौर पर टारगेट था। और अब मुझे ये बताने की अगर आप कहें तो मैं जो इस वक्त कराइन हैं, जो इस वक्त शवाहिद हैं, वो कुव्वतें जो सी पैक नहीं चाहती पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की हो और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, वो ताकतें इसमें थीं। अब देखें, LOC पर भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद जाहिर हो गया। अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बज़ाहिर उन्होंने ये अटैक प्लान किया और अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द जो है ये बलूचिस्तान में आए और कोयटा में पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये वाकया किया और इसके पीछे भारत। अब देखें, एक तरफ ये जो अफगान इंटेलिजेंस के साथ जो उनके रवाबित हैं, उनके ज़रिए उन्होंने जो तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान, उसको उन्होंने एक्टिव किया और ये वाकया हुआ और चाइना को टारगेट करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों। आज ही ये अप्रूवल हुई, खबर आई कि ML1 प्रोजेक्ट जो है रेलवे का, उसकी अप्रूवल होगी और वो चाइना की तरफ भेज दिया गया है, वहाँ पर जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं। तो इसको ख़राब करने के लिए आज का दिन ख़ास तौर पर ये चुना गया। टोटल 4 जो अफराद हैं वो इस जाम बहक हुए इस वाक़े में, 13 इसमें ज़ख्मी हुए, उसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, एजाज सरवर साहब और बिलाल शबीर। एक असिस्टेंट कमिश्नर जाफराबाद है और एक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोयटा है, वो उस वक्त वहां पर अफ्तारी में थे। चाइनीज डेलीगेशन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा है। अब उस पे ये एक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5, 7, 8 दिन की सिचुएशन देखें तो जो इवेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहे। फॉर एग्जांपल, एक पूरा हफ्ता तहरीक लब्बैक के हंगामे चलते रहे मुल्क के अंदर, सारा मुल्क उसकी तरफ मसरूफ रहा। फिर कौमी असम्बली में आपस में सियासतदानों की लड़ाइयां। फिर परसों रात को एक सहाफ़ी हैं, फॉर्मर चेयरमैन पैमरा अबसार आलम, उन पे एक हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। फिर कल अभी देखें आप, सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। लेकिन जो सूबाई मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी देखा जाए तो जाहिर बात है, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी एक अजीब किस्म की पोजीशन है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान, ये किसी नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहीं भी जब दहशतगर्दी होती है तो वो जो वहां पे जो साइकोलॉजिकल एक माहौल होता है वो इस तरह का बना दें कि लोग डरने लग जाएं। इस तरह के माहौल में चाइनीज इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाइनीज बिजनेसमैन नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बलूचिस्तान को लॉलेसनेस एरिया गिना जाएगा। ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन ये हमला तो अभी हुआ, इससे पहले जो पाकिस्तान के ऑप्टिक्स थे वो तो हमारे अपने ही क्रिएट किए हों, किसी के नहीं है। कि जो TTP है और कुछ जो बलोच हैं उनकी के दरमियान एक अलायंस हुआ है, ठीक है जी। एक तो TTP की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 अप्रैल की तारीख है जी। जो बाइडन अमेरिका के सदर, वो अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी और बैनुल अक़वामी अफवाज इनखला कर रही हैं। 16 अप्रैल को क्या होता है? 16 अप्रैल को अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं हमदुल्ला मुहिब, वो राबता करते हैं, उनकी टेलीफोन पर बातचीत होती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल, नोटोरियस कैरेक्टर अजीत दोवल के साथ उनकी बात होती है। 16 अप्रैल को ही भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को तबाहकुन नताइज की धमकी देता है। आ जाएंगे। भारत ने गुज़श्ता 20 सालों में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और एंटी तालिबान, एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं उन पर इन्वेस्ट किया। जो रूलिंग स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का, अशरफ गनी हो, उससे पहले हामिद करजई थे, और इसी दौरान जितने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया है भारत ने। वो भारत की भाषा, भारत की बोली बोलते हैं। इसी तरह उनका जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनका टेलीविज़न है, उनका मीडिया है, उनका रेडियो नेटवर्क है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट हालिया
चंद बरसों में भारत अफगानिस्तान में कर चुका है। अब उनकी पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलावर होती हैं, उनकी जो राबते हैं वो तस्वीर के साथ, कॉन्सुलेट्स में मौजूदगी के साथ वो साबित होते हैं। और इस सारे सिनेरियो में वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। बेसिकली उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की तरफ माइल हो रही हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ माइल हो रही हैं, उनको पुश करने की, उनको दूर करने का ये टारगेट, हदफ, असल हदफ नज़र आता है। और अगर इसमें खुदा न खास्ता अगर चीनी सफ़ीर उनको कुछ हो जाता तो जाहिर है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीरों की और जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी की को यकीनी बनाएं। और ये क्या मैसेज जाता अगर वो इसमें निशाना बन जाते, उनकी जान को कुछ हो जाता या किसी फॉरेनर जो है वो यहाँ पर मारा जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एक ख़बर को, उस एक वाक़े को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सरमायाकारी से किस तरीके से इनको रोका जा सकता था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की इस धमकी आमेज़ बयान का, तबाहकुन नताइज की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा उसमें बुलाकर अफ़गान सफ़ीर की तलबी करके उससे एहतजाज किया गया कि आप अपने NSA को समझाएं, उसकी ज़बान को लगाम दें। ना सिर्फ वो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला होगा, बल्कि साथ में वो ये धमकी भी दे रहा है, उभार रहा है पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है गुज़श्ता 40 साल से, और तकरीबन 4 मिलियन या 5 मिलियन से ज़ायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, और उनको ये उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये हमले करेंगे। अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। इंडिया का हमेशा से उसकी जो वो चांकिया की पॉलिसी ना, फॉरेन पॉलिसी, वो उसको अडॉप्ट किया हुआ कि वो धोखा देते हैं, वक्त आने पे अपना टाइम निकलवाते हैं और फिर वो काम निकलवाते हैं। शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट एंड इट्स अ फैक्ट, एन ओपन फैक्ट। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले कुछ समय से, मतलब कुछ 2-3 सालों से सीज फायर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहले क्या था, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बारी गोलीबारियां चलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान, ना ही पाकिस्तान करता है ना ही इंडिया करता है, और शांति है। वो उसका रिजल्ट ये है कि जो दोनों तरफ के लोग मरते थे, मतलब यहाँ पर मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर सब कुछ स्टॉप हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें कर कर, क्योंकि इसमें इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था और अच्छी चीज़ों में इनिशिएटिव लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये लगता है कि 370 और 35 से जो इंडिया ने हटाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया जो है वो ये सारी चीज़ें जो है उसको फिर से इम्प्लीमेंट कर दे। और यहाँ पर उन्हीं के पैनल में जवाब मिल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 370 35 से कुछ भी नहीं री इम्प्लीमेंट होने वाला। चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे नवाज शरीफ का भाई आ जाए, चाहे वो बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है आने वाले दिनों में, ये 370 और 35 से का कुछ होने नहीं वाला, ये लिख के रख लो। और ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट ही पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है, या कुछ और है ये? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। देखिए, वी आर बोथ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज दुनिया के अंदर ये मिसाइल और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का दौर खत्म हो गया है। आजकल चल रही है दुनिया में इकोनॉमिक वॉर्स। आप देखिए, चाइना और अमेरिका को, वो अगर एक दूसरे को बम करना चाहते हैं 2 मिनट का काम है, बट उनकी लड़ाई वहां नहीं है, उनकी लड़ाई है इकोनॉमिक।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट एंड इट्स अ फैक्ट, एन ओपन फैक्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्टांस था, उससे हटकर बात हुई है, लेकिन जो PMLN एज अ पार्टी और आपकी जो हुकूमत भी थी, आप लोग भारत के साथ जो तमाम मामला थे अमन के की आपकी ख्वाहिश थी उसको हल करने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान और भारत को अपना जो डायलॉग है उसको जारी रखना चाहे भारत जो है वो 370 वाली जो एक आर्टिकल में जो शिक है उसको दोबारा वो रिस्टोर ना भी करे? जी नहीं, मेरे ख्याल में जब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई सीरियस कंसेशन नहीं होती अमन के लिए, तब तक गुफ्तगू की तो ऑफर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमने नरेंद्र मोदी के अब 7वां साल। लेकिन खान साहब यहाँ पे तो सारे मामला ही तकरीबन तय पा गए हैं, हमने बात भी की है, हमने सीज फायर के ऊपर हमने उनसे एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? जी देखिए, यही तो बात है कि हर गुफ्तगू जो हम करते हैं बगैर कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी स्टेप बैक लिए हुए, इसका मतलब यह है कि हमने उस तसल्लुत को टेसिटली एक्सेप्ट कर लिया है और उसको हम स्टेटस को हम मानने के लिए तैयार हो गए। हम ये ला कहते रहे कि नहीं जी हम जो है वो हम मानते और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ेंगे कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, हम सीज फायर भी करेंगे, हम जो है वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के बावजूद उसको सिक्योरिटी काउंसिल का वोट भी देंगे, हम जो है वो कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस भी करेंगे, तो एक सेंस दुनिया में डेफिनेटली जा रही है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान का तसल्लुत एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जो हमने पिछले दिनों में जो पेशरफ पाकिस्तान के अंदर देखी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी, उससे यही है कि जी गालिबन कश्मीर का जो मसला है उसका एक गैर अक़वाम मुत्तहिदा हल जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं। मतलब ये तो आप बहुत बड़ी एक किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप जाहिर है कि जितना भी हमने आपसे सवाल किया आप इत्तेफाक नहीं करते जो भी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर PMLN की हुकूमत या इस वक्त PMLN बरसरे इक्तदार होती और ये आर्टिकल जो 370 है इसका खात्मा होता, तो आप क्या स्टेप लेते, क्या करते, आप क्या इंगेज ना करते, क्या आपके पास ऑप्शंस होते? जी हमारे पास ऑप्शन सबसे बड़ा तो जो हमें एक विगरस मुतहर्रक सफारतकारी करनी चाहिए थी, हम वो करते ना जो इन्होंने नहीं की। इनको कम से कम 1.25 साल लगा, बल्कि गालिबन 1.5 साल लगा OIC से कुछ अल्फाज निकलवाने के लिए अपने हक में। और अभी भी जो एक्चुअल इशू है कि हिंदुस्तान काबिज है गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में, उस कब्जे के खिलाफ हम एक लफ्ज भी पूरी दुनिया से कॉन्डेमनेशन में हासिल नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं एक और चीज बताऊं, इंडिया में फॉरेन पावर्स का जो G7 नेशंस हैं, G8 है, और जितने वर्ल्ड पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंडिया में है कि वो कभी भी इंडिया के खिलाफ वोट किसी भी फोरम पे नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज दैट दे आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर है। कि हमें अपना पाकिस्तान में हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कंसंट्रेट करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर हमारे लैप में गिरेगा। Until then, we will achieve nothing. आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त $600 अरब से ऊपर हैं। भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। यू आर अ फेलिंग स्टेट। भारत के पास जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान से 30 गुना से ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खरीद सकता है।
मैं तो समझता हूँ इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ हमेशा पाकिस्तान में डिस्कस होती है, खास करके जब इंडिया की तारीफ होती हो या फिर इंडिया को डिस्कस किया जाता हो कि भाई इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व पड़े हो और हमारे पास 2-5-10 बिलियन के रिजर्व मैक्स है, और वो भी वो पैसे हैं जो सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ ने आपको सिर्फ क्रेडिट दिखाने के लिए रखे हैं कि भाई अगर आप यहीं से कुछ भी खरीदते हैं और सामने वाला गारंटी मांगता है कि भाई आपके पास पैसे पड़े हैं, उसकी क्या गारंटी है, तो उस समय पर आप दिखाते हो कि भाई देखिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके जो भी किस्त बनेगी या फिर जो भी लौटाना पड़ेगा हम आराम से लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी बात होती है कि भाई इंडिया का फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है तो आखिरकार ये हो कैसे गया, क्योंकि 1947 में दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए थे और एक पीरियड ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान था वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था इंडिया से, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं। अब उसी के बिना पर पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो जो है ना एशियन टाइगर बनेंगे। जैसे मैं आगे भी कह चुका हूँ, एशियन टाइगर नहीं, एशियन बिल्ली भी नहीं बन पाएगी। और आज इतनी ख़राब सिचुएशन है कि 2-3-4 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर हमें बताती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाजा है, बहुत उस पर फ़ख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजोर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजोर्ट। वो और खुदकुशी करना इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूं ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं, इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब, 10 बिलियन डॉलर के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, आप 10 बिलियन डॉलर्स किधर है? वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, भाई क्यों आप नहीं उगा सकते हैं? और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को, फिर भी आप नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। मैं तो समझता हूं इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। और वो हमारा इस वक्त ये है। तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है। ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है। और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो, और उससे आप इतने खुश हो गए। नहीं, इसको तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफारतकारी, और पता नहीं क्या हो गया, छक्का मार दिया जावेद मियादाद वाला शारजा की तरह, वो उसको तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। अली साहब, ये इतनी कमज़ोरी क्यों है अमेरिका के हवाले से? हम एयर स्पेस के मामले में भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, देते रहेंगे उनको, फ़ज़ाई जो हमारे सारी जो फ़िज़ाएँ हैं वो खुली रहेंगी। फिर हम ये देखते हैं कि श्रीनगर और यूएई के बीच में फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, कोई हम उस पर एहतजाज नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है? इसकी क्या वजह है? जबकि
IMF ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, FATF ने हमें दबा के रखा हुआ। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने $31 बिलियन की लिमिट की हद जो है वो की थी और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है क्योंकि जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, जो अरबों डॉलर, हम तो ये सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना क्यों लिए। और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए, और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जा जात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा करना, जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने 2 चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर की। देखिए, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तब उस समय जो आज का पंजाब है, मतलब इंडिया के पास भी पंजाब है और पाकिस्तान के पास भी पंजाब है। पाकिस्तान का पंजाब थोड़ा बड़ा है, अगर उसको मतलब इकट्ठा कर दे आप तो बड़ा पंजाब जो हो जाता है 1947 से पहले वाला। अब उसको कहा जाता था कि भाई अनाज की कोटरी या फिर कटोरी जो भी आप कहो, मतलब धान का कटोरा, कि भाई अच्छा खासा अनाज यहाँ पर मतलब होता था। अब जब से अलग हुए उसके बाद इंडिया के पास जो पंजाब है ना, वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा खेती होती है। 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर किसान अपनी किसानी करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल है, अच्छी खासी सब्सिडी देता है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट बाहर की कंपनीज ना आ जाए इनके लिए उसको उस पर बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगा देता है, क्योंकि जब वो चीज़ इंडिया में आएगी बहुत महंगी हो जाएगी और वो कंपटीशन में इंडियन जो फार्मर्स है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और इंडियन फार्मर्स को ये सारी चीज़ें सस्ती पड़े इसीलिए सब्सिडी अच्छी खासी दी जाती है। उसके अलावा जो यूरिया और ये सब कुछ यूज़ किया जाता है उसमें भी अच्छी खासी प्राइसिंग कट कर दी जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, फूड इन्फ्लेशन की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हुई है वो ये कि आपने अपने मार्केट को खोल दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो हमारा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, उससे हम कपास 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट करते हैं, 0 ड्यूटी पे।
हिंदुस्तान खुद अपने इंपोर्ट पर 60% लगाता है ड्यूटी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर, और हमारा कुल जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है सब आइटम मिला लें एग्रीकल्चरल, जिसमें पाम ऑयल है, टी है, पल्सेस हैं, वगैरह वगैरह, टमाटर हैं 6%, और उसमें कपास 0%। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइजर को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी, और वहां की कीमत जो है फर्टिलाइजर की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया है फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे, आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? वी हैव टू रियलाइज वंस अगेन, जो 90s में हमने रियलाइज किया था कि आपका जरी शोबा आपकी रीढ़ की हड्डी है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ जो पर एकड़ आउटपुट है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि कंपैरेटिव लेवल पर आप ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। पानी कितना देना है, किस तरह देना है, स्प्रिंकलिंग से कैसे पानी दिया जा सकता है, पानी को बचाना कैसे है, और भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सीड कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम पीछे रह गए हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स में कोई खास स्पेसिफिसिटी नहीं आ सकी है। क्या पूरी दुनिया में हर मुल्क में तरीकेकार क्या सिर्फ यही होता है जो किसानों को मुहैया है पाकिस्तान में? क्या और कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू अगर हुकूमत जो है उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर पा रही, और यह जो सेंट्रल जो जितने भी लोग हैं, थर्ड पर्सन जो है, मिडल मैन वर्क जो है, अगर वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, क्या और कोई तरीका नहीं है कि किसान उसके थ्रू अपनी चीज बेच सके? बात सुने हसन, आपने ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। बात ये बताता चलूं कि जो तो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर मिडल मैन या आड़ती का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। वो उनका तो साथ ही इंटीग्रेटेड मार्केट्स है, वो वहाँ पर चली जाती है, मार्केट्स वाले लेकर, जो यानी रिटेलर्स मार्केट है ना, वो लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर कोई वो कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारी जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। अच्छा शौकत साहब, अब ये जो मामला है इस पर आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कभी किसी ने कुछ सोचा? मेरे ख्याल से खालिद साहब की तरफ हम बढ़ते हैं, उनकी जरूर बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में क्या वो कमेंट करते हैं। अच्छा, ये खालिद साहब, ये जो आड़ती है, ये मिडल मैन है, ये इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि ये फाइनेंस करता है फार्मर्स को, वो उससे पैसे लेकर फर्टिलाइजर लेते हैं या बिजली का बिल पे करते हैं, तो इस वजह से उनके जंगल के अंदर ये पाबंद है। या इसकी क्या वजह है? यानी ये इंडिया वालों ने तो इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम को। जी देखें जी, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ को मार्केटिंग सिस्टम ही बेहतर नहीं है, बिल्कुल ही। आपके सामने हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है। हम अगर मंडी में कोई चीज़ आगे 5 रुपए किलो बेच के आते हैं, जब वही बाहर रेडी पे बिक रही होती है वो 25 से 30 रुपए बिक रही होती है। यानी उसमें हमारे शहरियों का भी इस्तेसाल होता है, किसान का भी इस्तेसाल होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।
मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि कुछ दिन पहले मैं लाहौर एक रेस्टोरेंट पे गया हूं, आम से रेस्टोरेंट पे, बट कढ़ाई पे, जो मेरे सामने सलाद आया तो उसका मुझसे चार्ज किया गया 100 रुपया, जबकि मैंने अंदाजा लगाया कि आधे खीरे के, आधे टमाटर के, आधे प्याज के मुझे काश्तकार को क्या मिले होंगे, तो 2 रुपए मिले होंगे। 2 रुपए के बदले वहां पे मैं 100 रुपये अदा करके आया। हमारे यहाँ मार्केटिंग सिस्टम को जब तक एस्टेब्लिश ना किया जाए और मार्केट कमेटियां जो हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर जब सियासी लगाए दिए जाएं, बाहर दुनिया में जो हमारी बाहर तिजारत हो रही है वहां पे जो हमारे कमर्शियल अताशी हैं वो सियासी लगाए जाएं, जब तक अहल लोग नहीं लगाए जाएंगे, जब तक किसानों में से लोग वहां नहीं बिठाए जाएंगे, उस वक्त तक मार्केटिंग सिस्टम बेहतर होने का चांस ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आलमी मार्केट जो है उसे मंदी का निशान है, बल्कि क्रैश का अब निशानात हैं, और कई बिलियन यानी 300 बिलियन डॉलर जो है मार्केट से इवेपोरेट कर गया। पाकिस्तान में भी मार्केट फ्लक्चुएट करी है, कभी सुबह ओपन होती है तो 2100 पॉइंट डाउन जाती है, फिर 45% अप आती है, ये वो। यहाँ का तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आता है कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अपनी पावर को, अगर इन दोनों को हम मिक्स एंड मैच कर लें तो हम बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं।